अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आज आपने अपने दिन का आगाज़ एक नई एनर्जी के साथ किया होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक नया सिलसिलेवार नावल, आपकी फेवरेट राइटर सीमा शाहिद का लिखा हुआ। जी जनाब, हम लेकर आए हैं आपके लिए सीमा शाहिद का नावल कल्बे कायन एपिसोड 1। तो देर नहीं करते, चलते हैं नावल की तरफ। मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और प्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की फर्स्ट एपिसोड की तरफ। अदालत से फारिग होकर 5 फुट 7 इंच की लंबे कद वाली नाजुक से सरापे की मालका ब्राउन घने शोल्डर से नीचे तक आते सीधे सिल्की बालों को जूड़े में लपेटे, ज्वेलरी के नाम पर एक सादा सी डायमंड की नोज पिन, सफ़ेद लिबास में मलबूस, ऊपर काला मखसूस गाउन पहने तेज़ी से चलती हुई अदालत के अहाते में ही बने ऑफिस में दाखिल हुई और दरवाज़ा खोलते ही ठटक कर रुक गई। एक खाकी लिफाफा फर्श पर पड़ा था जो यकीनन दरवाजे की झिरी से अंदर फेंका गया था। उसके पीछे फाइल्स उठाए खड़ा 55 साल का बुजुर्ग क्लर्क जमशेद उसकी आंख के इशारे पर आगे बढ़ा और झुककर वो खाकी लिफाफा उठाया। ये पहली बार नहीं था। 2 माह पहले जब से मशहूर डॉन बाशू दादा का केस जज अरीना अलवी के पास आया था, तब से ही ऐसी धमकियों का सिलसिला जारी था। तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है, नीचे दी गई हिदायत पर अमल करो वरना तुम्हारी बेटी मार दी जाएगी। क्लर्क जमशेद ने ऊंची आवाज में खाकी लिफाफे से पर्चा निकाल कर पढ़ा। एक और खुफिया धमकी आमेज पैगाम। योर ऑनर, वो संजीदगी से बोला। जज अरीना अलवी बिना कुछ कहे खामोशी से आगे बढ़कर अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गई थी। उसे अपने हाथ में पकड़ा कलम मेज पर रखकर क्लर्क को देखा, जो इस धमकी आमेज खत को हाथ में लिए उसे ही देख रहा था। आज का पूरा दिन ही बहुत मसरूफ गुजरा था। एक के बाद एक केस की उसने सुनवाई की थी, ऊपर से गर्मी भी गजब की थी। अरीना अलवी की सब्ज आंखों में थकन उतरी हुई थी। पूरा दिन कोर्ट में कुर्सी पर बैठकर गुजारना इतना आसान नहीं होता। वो पाकिस्तान की कम उम्र जजेस में से एक थी और ये मुकाम उसने बड़ी मेहनत से हासिल किया था। इस खत का कौन सा नंबर है? चंद लम्हों की खामोशी के बाद अरीना अलवी ने संजीदगी से क्लर्क से सवाल किया, जो इस खत को फाइल में लगा रहा था। योर ऑनर, ये इस महीने चौथा धमकियों से लबरेज खत है और जो आपको मुर्दा बिल्लियाँ और कबूतर भेजे गए थे वो अलग हिसाब है। क्लर्क जमशेद ने संजीदगी से उसे याद दिलाया। ये सिर्फ गीदड़ भपकियाँ हैं ताकि मैं डर कर उनके हक में फैसला सुना दूँ। अरीना अलवी ना पहले डरी थी और ना अब उसका डरने का इरादा था। योर ऑनर, आपको अपनी सिक्योरिटी का सोचना चाहिए। भले अभी तक ये सिर्फ धमकियाँ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें मोहतात रहना होगा, क्लर्क जमशेद ने उसे समझाया। काश जल्दी से ये बाशू दादा का केस ख़त्म हो और जान छूटे, वरना हर पेशी से पहले अदालत में इन गुंडों और माफिया के लोगों का हुजूम लग जाता है। चूटियों की तरह न जाने किस बिल से निकल आते हैं भेस बदल बदल कर। अरीना अलवी ने थकन से अपना सर दबाते हुए कहा। योर ऑनर, ये माफिया वाले शायद हमारी पेशियों को पार्टी समझ कर आते हैं। इन्हें ज़रा सा भी पकड़े जाने या सज़ा का खौफ नहीं होता। जमशेद ने संजीदगी से फाइल बंद करके अरीना अलवी के सामने मेज़ पर रखी। बाशू दादा इस बार बुरा फंसा है। इसके हाथों जो 2 कत्ल हुए हैं वो दोनों मशहूर सहाफ़ी थे और उसकी बदकिस्मती कि हमारे पास एक चश्मदीद गवाह भी मौजूद है। ये केस इस वक्त मीडिया की भरपूर तवज्जो हासिल कर चुका है। अवाम हर कीमत पर इंसाफ चाहती है। हर एक अखबार, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया की नज़र इस ट्रायल पर है और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसे साफ शफाफ रखूं और मुजरिम को उसके केक की सज़ा ज़रूर मिले। अरीना अलवी ने फ़ाइल खोल कर चेक की। योर ऑनर, ये बात तो सच है कि बाशू दादा पहली बार बुरी तरह कानून के शिकंजे में झगड़ा गया है। शायद इसीलिए वो आपको धमका रहा है कि आप उसे साफ बचा लें, उसके हक में फैसला सुनाएं।
अब अगली पेशी भी तो आने वाली है, क्लर्क जमशेद ने राय दी। मुझे जज की कुर्सी पर बैठे 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। इस बाशु दादा जैसे कितने गुंडे आए और गए। अब तो मुझे इस सब का आदी हो जाना चाहिए था, मगर हर बार इस तरह की फजूल धमकियों से मैं अपसेट हो जाती हूँ। अरीना अलवी ने अपना सर झटका। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मुझे वकालत की बजाय सोशल वर्क ज्वाइन कर लेना चाहिए था। वो बड़बड़ाई। योर ऑनर, आप एक मजबूत लड़की हैं और आपके वालिद मरहूम रिटायर्ड जज अब्बास अलवी की तरह मुझे भी आप पर फ़ख्र है। सफ़ेद दाढ़ी बावकार पर्सनालिटी वाला क्लर्क जमशेद पहले अरीना अलवी के वालिद का असिस्टेंट हुआ करता था। अलवी साहब के उस पर बेशुमार एहसानात थे। उसने अरीना अलवी की ज़िंदगी के सारे नशीब व फराज सीखे थे और वो उसे अपनी बेटी की तरह चाहता था। उसकी अपनी भी 3 बेटियां थीं और पूरे डिस्ट्रिक्ट में जमशेद जैसा एडमिनिस्ट्रेटर कहीं नहीं था। ये सब जजेस का मानना था। मैं आज ही सिक्योरिटी से बात करता हूँ। आखिर इस फ्लोर पर कोई कैसे आकर ऐसे ख़त या मुर्दा जानवर डाल जाता है और हमारी पुलिस को पता तक नहीं चलता, ना कैमरे में कुछ आता है, क्लर्क जमशेद ने कहा। ज़रूर करें, मगर होना कुछ नहीं है। अरीना अलवी ने अपने गहरे ब्राउन बालों की लट को अपने कान के पीछे उड़सा, जो बार बार उसके चेहरे पर गिर रही थी। गर्मी से उसका बुरा हाल था। ये पाकिस्तान के कोर्ट रूम्स थे, जिनमें एयर कंडीशन बेचारे तो चलते ही नहीं थे और पंखों की हालत भी बस गुजारे लायक ही थी। अरीना अलवी ने खड़े होकर अपना गाउन उतार कर तह करके बाजू में लिया। शुक्र है अब 4 दिन की छुट्टी सरकारी छुट्टी है, वरना इन गर्म दिनों में काम करना बहुत मुश्किल था। क्लर्क जमशेद खुशदिली से बोला तो आशूरे की वजह से 4 दिन की छुट्टी अनाउंस की जा चुकी थी। छुट्टी तो 2 दिन की ही है, बीच में हफ्ता इतवार आ गए तो लॉन्ग वीकेंड बन गया। अरीना मुस्कुराई तो उसके दोनों गालों पर पड़ते डिम्पल बाजे हुए थे। वो क्लर्क जमशेद के साथ चलती हुई ऑफिस से निकल कर राहदारी में आई और वहाँ से बाहर पार्किंग में। योर ऑनर, क्लर्क जमशेद ने उसे पुकारा। जमशेद अंकल प्लीज़, कोर्ट से बाहर नहीं, अरीना अलवी ने उन्हें टोका। अरीना बेटी, वो जो नया डीसी आया है उसके बारे में आपने क्या सोचा है? जमशेद साहब उस नए डीसी के बारे में पूछ रहे थे जिसने पिछले माह अरीना अलवी को प्रपोज़ किया था। सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपनी बेटी, अपने काम और अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। वो सर झटकते हुए बोली। बिटिया, आप एक बार उससे अलग से मिल तो लेती। वो आपको डिनर पर इनवाइट करना चाह रहा था। जमशेद साहब ने उसे कन्विंस करने की कोशिश की। उसे छोड़िए अंकल और घर जाएं। आराम से 4 दिन की छुट्टी एंजॉय करें और पीर के सुबह जल्दी आ जाइएगा। उस बाशु दादा का ट्रायल शुरू होगा। सिक्योरिटी की सूरत हाल भी देखनी होगी। वो उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल चुकी थी। जी बिटिया, मैं आ जाऊँगा। आप भी ये छुट्टियाँ एंजॉय करना और परीसा बेटी को हो सके तो मिलवाने ले आना। बच्चियाँ भी उसे याद कर रही थीं। उन्होंने अरीना अलवी की 3.5 साल की बेटी का जिक्र किया, जिसका नाम सुनकर अरीना का खूबसूरत चेहरा जगमगा उठा था। अंकल, कल ही परीसा के चचा का फ़ोन आया था। वो चाह रहे थे कि हम माँ बेटी ये छुट्टी के दिन परीसा की ददियाल के साथ गुजारें। चलें, कोई बात नहीं, हम अगले वीकेंड पर कोई प्रोग्राम बना लेंगे। जमशेद साहब उसे उसकी गाड़ी के पास छोड़कर प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर खुदाफिज कहते आगे खड़ी अपनी स्कूटर की तरफ बढ़ गए थे। गाड़ी में बैठकर अरीना अलवी ने सबसे पहले सामने डैशबोर्ड पर रखे छोटे से क्यूट से फ्रेम में लगी अपनी गोल मटोल सी प्यारी सी गुलाबी गुड़िया की तस्वीर देखी। तभी उसके दिमाग में फिर वो धमकी आमेज खत उभरा। व्हाट रबिश। सर झटक कर उसने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। शाम के 5 बजने वाले थे। परीस अब तक अपने डे केयर से वापस आ जाती थी और इस वक्त किचन में उल्फत बी के साथ बैठकर अपना चॉकलेट मिल्क पीते हुए उसका इंतज़ार किया करती थी। खुद को मुतमईन करने के लिए उसने परीसा की गवर्नेंस उल्फत को फ़ोन मिलाया। हेलो, दूसरी ही बेल पर फ़ोन उठा लिया गया था। हेलो उल्फत, ज़रा मेरी परीसा से बात कराना। वो पुरसुकून अंदाज में गाड़ी की सीट से पुश लगा कर बैठ गई। उल्फत। कोई जवाब ना मिलने पर वो तेज़ी से सीधी हुई। जज साहिबा, परीसा तो घर पर नहीं है। उल्फत की बात सुनकर उसका दिमाग भग से उड़ गया था। नहीं है? एक खौफ की सर्द लहर उसके पूरे वजूद में सरायत कर गई थी। बदतरीन खदशात सच होने को थे। हलक में कांटे से चुभने लगे थे, मगर उसने तेज़ी से खुद को कंपोज किया। क्या पता मैं उल्फत की बात को ठीक से ना समझी हूँ।
शायद परिसा बाहर गार्डन में झूला झूल रही हो, उसने खुद को तसल्ली दी। जज साहिबा, अगर आज आपको परिसा को पिक करना था तो मुझे बता देती। मेरी गाड़ी ख़राब थी, मैं टैक्सी करके डे केयर पहुंची तो आपकी गाड़ी वहां से निकल रही थी। मैंने हाथ भी हिलाया पर आपने देखा ही नहीं। मुझे लगा आपको परिसा की दादी के घर जाना था और आपका प्रोग्राम शायद जल्दी का बन गया तो मुझे बताना भूल गई होंगी। मगर आप तो खुद बेबी का पूछ रही हैं, क्या वो आपके साथ नहीं है? उल्फत बोले चली जा रही थी और अरीना अलवी की हालत ख़राब हो रही थी। उसके दिल पर दबाव बढ़ता चला जा रहा था। पूरे जिस्म पर एक लर्जा सतारी था। मगर ये वक्त होश से काम लेने का था और वो मजबूत आसाब की मालिक थी। मैंने तुम्हें यही बताने के लिए फ़ोन किया था कि परिसा को उसके चचा ने पिक कर लिया था। वो अभी कुछ दिन नहीं रहेगी, तुम भी छुट्टी लेकर अपने घर जा सकती हो। वो संभल कर सोच समझ कर बात बनाकर बोली। तो फिर आप परिसा बीबी से बात कराने का क्यों कह रही थी? उल्फत ने सवाल किया। अरे बाबा, आजकल काम का इतना लोड है, मुझे याद ही नहीं रहा कि परिसा तो अपने चचा के साथ है। उसने हल्के फुल्के अंदाज में बात बनाई। जज साहिबा, मैंने टीवी में देखा था, वो मशहूर टेररिस्ट बाशु दादा का केस आपकी अदालत में आ रहा है। वो ही जिसने 2 रिपोर्टर्स को बड़ी बुरी तरह टॉर्चर करके कत्ल किया था। उल्फत की बात सुनकर अरीना अलवी के आसाब तंग गए थे। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। वो टॉर्चर और कत्ल का लफ्ज़ सुनकर दिल ही दिल में अल्लाह से मुखातिब हुई। उसे पूरा यकीन था कि उसकी बच्ची को बाशु दादा उठाकर ले गया है। यानी आज जो धमकी मिली थी वो खाली गीदड़ भभकी नहीं थी। उसने कपकपाते हुए हाथों से अपने सेल फ़ोन को दोबारा कानों से लगाया जहाँ से उल्फत की आवाज़ें आ रही थीं। जज साहिबा, आप लाइन पर हैं? वो होश में आई। उसे पैनिक नहीं होना था। खुद को संभाल कर उसने चंद बातें करके उल्फत को 1 हफ्ते की छुट्टी दी। फिर फ़ोन बंद करके खुद को मजबूत बनाती हुई गाड़ी से नीचे उतरकर वापस अदालत के अहाते की तरफ आ गई। उसका रुख अपने ऑफिस की तरफ था। ऑफिस पहुंचकर उसने वो धमकियों से भरे खतूत वाली फाइल उठाई, उसे फोल्ड करके अपने पर्स में बड़ी मुश्किल से ठूसा और वापस ऑफिस से बाहर निकल आई। पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास पहुंची तो सामने का मंजर देखकर उसका दिल उछल कर हलक में आ गया। एक और खाकी लिफाफा उसकी गाड़ी में वाइपर के नीचे दबा हुआ था। वो एक मजबूत आसाब की मालिक औरत थी। जज थी, ऐसे कई केसेस डील कर चुकी थी, लेकिन इस वक्त बात उसकी अपनी इकलौती औलाद की थी। चारों तरफ देखते हुए उसे अपने हाथों की लड़जाहट पर काबू पाते गाड़ी की विंड स्क्रीन पर वाइपर्स में अटका हुआ लिफाफा निकाला और तेज़ी से गाड़ी के अंदर बैठकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। घबराहट से उसका बुरा हाल था। पेट में दर्द की लहरें उठ रही थीं। लंबी सियाह मुड़ी हुई पलकों पर नमी उभर आई थी। दिल था कि ज़ोर ज़ोर से धड़के चला जा रहा था। उसने दाएं हाथ की हथेली से अपनी आंखें साफ की और उसके खाकी लिफाफे को खोलकर उसमें तह करके रखा हुआ पर्चा निकाला। प्रेस, पुलिस, FIA या किसी भी एजेंसी के पास गलती से भी जाने या रब्ता करने की कोशिश मत करना। किसी को कुछ मत बताना, वरना तुम अपनी बेटी को सारी ज़िंदगी देखने को तरसती रहोगी। नीचे वाज़ेह रिमांड लिखी हुई थी। उसे अगली ही पेशी में बाशु दादा पर लगा कत्ल का इल्ज़ाम गलत साबित करके उसे बाइज्जत बरी करना था, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तब बात अगली पेशी पर चली जाती या खुद को उस केस से हटा लेती। हर सूरत में परिसा जान से मारी जाती। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके लबों से सरगोशी अदा हुई। वो थके हारे अंदाज में गाड़ी की सीट की पुछ से टेक लगाकर बैठ गई थी। उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसकी वकालत की डिग्री, इंसाफ का हल्फ, कानून के भारी उसूल सब उसकी आंखों के सामने नाच रहे थे। उसका दम घुटने लगा था। परिसा, उसकी छोटी सी प्यारी सी बेटी, इस वक्त मुसीबत में थी और वो नहीं जानती थी कि ऐसा क्या करे कि अपनी बच्ची को उन जालिमों के चुंगल से निजात दिला सके। नहीं, डैम इट, मैं ब्लैकमेल नहीं होंगी। उसने सख्ती से अपने सुर्ख लब भेजे। वो बास्टर्ड चाहता है कि मैं उस जैसे खूनी दरिंदे को आसानी से क्लीन चिट देकर बाइज्जत बरी कर दूँ। इसीलिए वो मुझे खौफज़दा कर रहा है, धमका रहा है, मेरी बच्ची को जान से मारने की धमकियाँ दे रहा है ताकि मैं उसे कानूनी लड़ाई का ख्याल तक न लाऊं। अरीना अलवी का खून खौल रहा था। बाशु दादा का ताल्लुक़ अफ़गानियों की उस नस्ल से था जो महाजरीन बनकर पाकिस्तान में पनाह गज़ीन हुए थे। दुनिया के सामने वो एक बिजनेसमैन था, मगर दर हकीकत
वो एक डॉन था जिसका असल बिजनेस ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर दहशतगर्दी तक में मुलविस था। 6 माह पहले 2 क्राइम रिपोर्टर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करते करते वजीरिस्तान से होते हुए उसके अड्डे तक पहुंच गए थे, जिन्हें बड़ी बेरहमी से मारकर उनकी लाशें तरक से उल्टी लटका कर मीडिया पर वीडियो रिलीज़ किया गया था। मगर बाशु दादा की बदकिस्मती कि उन सहाफ़ियों की मेहनत से हासिल किए गए सबूत और बाशु दादा की कुछ गैर कानूनी काम करती वीडियो क्लिप्स वो मरने से पहले ही कानून तक पहुंचा चुके थे। अरीना अलवी के पास अपनी बेटी को ढूंढने के लिए सिर्फ 3 दिन थे, कीमती 3 दिन जिनका एक एक लम्हा, एक एक मिनट कीमती था। परीसा, मामा को माफ़ कर देना, वो नम लहजे में बड़बड़ाई। मामा की वजह से आज तुम इतनी मुश्किल में हो, पर डोंट वरी, मामा आ रही हैं। वो अज़म से अपनी बच्ची की तस्वीर को चूमते हुए सीधी हुई। उसे अपने आसाब पर, अपने आप पर काबू रखना था, खुद को मजबूत रखना था, जैसा आज से 7 माह पहले उसने खुद को कंट्रोल में रखा था, जब वो बहैसियत वकील एक कत्ल के केस के ट्रायल में मसरूफ़ थी। शादी को बमुश्किल 4 माह हुए थे। वो प्रेग्नेंट थी और अचानक से उसके शौहर उस्मान की मौत हो गई थी, जो साफ साफ कत्ल था। उस्मान की सिग्नल पर खड़ी गाड़ी को बुरी तरह से ट्रक ने मारा था। इस सब के बावजूद वो केस पर से नहीं हटी। उसने एक बहुत बड़ी कीमत अदा की थी इंसाफ का तराजू बुलंद रखने के लिए। वो उस वक्त 26 साल की एक कामयाब प्रोफेशनल अटॉर्नी थी और आज बमुश्किल 30 साल की उम्र में पाकिस्तान की सबसे कम उम्र जज होने का मनसब उसे मिला हुआ था। अपने आप को मजबूत करके उसने गाड़ी पार्किंग से निकाली और आहिस्तगी से चारों जानिब देखते हुए ड्राइव करती हुई रोड पर आई। कानों में ब्लूटूथ वो पहले ही लगा चुकी थी। अब बड़ी तेज़ी से वो अपने फ़ोन में सेव FIA का नंबर डायल कर चुकी थी। काजिम पाशा, रिसेप्शनिस्ट के फ़ोन उठाते ही उसने नाम लिया। 1 मोमेंट प्लीज़। काजिम पाशा काफ़ी अरसे से FIA लाहौर स्टेशन का चीफ था। उसके वकालत के दिनों में और जज बनने के बाद भी कई केसेस में उसकी हेल्प कर चुका था। काजिम, इमरजेंसी है। वो उसकी आवाज़ सुनते ही तेज़ी से बोली। हुक्म कीजिए योर ऑनर। भारी मर्दाना आवाज़ उभरी। मैं फ़ोन पर कुछ नहीं बता सकती, बहुत हसास मामला है, अरीना अलवी ने संजीदगी से कहा। कब और कहाँ आप बताएं, मैं आ जाता हूँ। वो भी संजीदा हुआ। कोई सी भी सेफ जगह जहाँ कोई भी मुझे तुमसे मिलता ना देख सके। कुछ सेकंड सोचकर उसने जवाब दिया। मैं आपको एक एड्रेस टेक्स्ट कर रहा हूँ, आप 2 घंटे तक उधर एहतियात से पहुँच जाएँ। वो संजीदगी से बोला। तो मुझे अपने घर तो नहीं बुला रहे? वो हिचकिचाई कि ये सेफ़ नहीं था। नहीं और ऑनर, ये मेरे एक बहुत अच्छे शहीद दोस्त का घर है जो ISI एजेंट था। अब उसकी बेवा यहाँ रहती हैं, उनका नाम आयशा है। मैं उन्हें कॉल करके आपकी आमद की इत्तला कर देता हूँ। काजिम पाशा ने उसे एड्रेस टेक्स्ट करके फ़ोन बंद कर दिया था। 2 घंटे अच्छा खासा वक्त था, जबकि एड्रेस भी नज़दीक ही का था। उसने वक्त काटने के लिए पहले पेट्रोल पंप का रुख किया। पेट्रोल भरवाकर वो गाड़ी में बैठकर इधर उधर सड़कों पर गाड़ी दौड़ाती रही। उसकी नज़रें मुसलसल बैक व्यू मिरर पर जमी हुई थीं कि कहीं कोई गाड़ी, वैन या मोटरसाइकिल सवार उसका पीछा ना कर रहा हो। मुकर्ररा वक्त पर वो दिए गए पते पर पहुंची। ये एक साफ़ सुथरी कॉलोनी थी जिसमें सारे घर ही एक जैसे बने हुए थे। घर के पास पहुंचकर उसने चारों तरफ देखते हुए इतलाई घंटी बजाई। कुछ सेकंड्स के वक्फे के बाद अंदर से कदमों की चाप सुनाई दी। अरीना अलवी ने एक बार फिर पलटकर चारों जानिब देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था, यानी उसका पीछा नहीं किया गया था। शायद उस बाशु दादा को यकीन था कि वो एक अकेली औरत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। वो सुकून का सांस लेती हुई दरवाजे की तरफ मुतवज्जह हुई, जहाँ एक दरमियानी कद की खुश शक्ल 27-28 साल की लड़की सफ़ेद सादा सा लिबास पहने खड़ी हुई थी। जज अरीना अलवी? उस लड़की ने संजीदगी से पूछा, जिस पर वह इस बात में सर हिला गई। मैं आयशा हूँ, उस लड़की ने नरमी से अपना तारुफ करवाया। काजिम भाई आपका अंदर इंतज़ार कर रहे हैं। वो उसे रास्ता देती हुई पीछे हटी। अरीना उलझी हुई नज़रों से उसे देखती हुई अंदर दाखिल हुई। ये लड़की उसे देखी भाली जानी पहचानी सी लग रही थी। आइए। आयशा दरवाज़ा बंद करके पलटी और उसे साथ लिए अंदर लिविंग रूम में चली आई। दराज कद काजिम पाशा बड़ी बेचैनी से अंदर अरीना अलवी का इंतज़ार कर रहा था। उसके चेहरे पर तजस्सुस साफ नज़र आ रहा था। अरीना अलवी का इस तरह उसे बुलवाना कुछ तो ख़ास था। योर ऑनर,
वो उसे अंदर आता देखकर अदब से खड़ा हुआ। हेलो चीफ, थैंक्स फॉर कमिंग, वो बावकार अंदाज में बोलती हुई अंदर आई और उसके मुकाबले रखे सोफे पर बैठ गई। आप लोग बातें करें, मैं चाय लाती हूँ। आयशा उन दोनों का अकेला छोड़कर कमरे से निकल गई। उसके जाने के बाद कमरे में सन्नाटा सा छा गया था। चीफ काजिम पूरी तवज्जो से उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। मेरी बेटी परीसा अलवी को अगवा कर लिया गया है, वो सपाट लहजे में बोलती हुई अपना पर्स खोलकर उसमें से मौजूद धमकी भरे खतूत निकाल कर काजिम के सामने रख चुकी थी, जो शॉक्ड सा उसे देख रहा था। मुझे कई दिनों से धमकी आमेज खत मौसूल हो रहे थे, जिन्हें कोई बड़ी महारत से सिक्योरिटी कैमरों की नज़र में आए बगैर दरवाजे की झिरी से मेरे ऑफिस में डाल रहा था। और ये वाला, उसने गाड़ी की विंड स्क्रीन पर मिला खत उठाया। यह आज मेरी गाड़ी में वाइपर्स पर अटका हुआ था। चीफ काजिम पाशा बड़ी तवज्जो से चेहरे पर बला की संजीदगी लिए उन खतूत को बारी बारी पढ़ रहा था। उसके माथे पर बल पड़ना शुरू हो चुके थे। ये काम पक्का बाशु दादा का है। चीफ काजिम बादशाह सारे खतूत देख चुका था। अगर एफआई अपने पूरे रिसोर्सेज लगाकर मेरी बेटी को पेशी से पहले बाजियाब करा ले तो इस बाशु दादा को सज़ा होने से कोई नहीं रोक सकेगा, वो मजबूत लहजे में बोली। चीफ कासिम पाशा उसकी बात सुनने के बाद खड़ा हुआ, टहलता हुआ कमरे की वाहिद खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया, जिस पर गहरे दबीज पर्दे पड़े हुए थे। चाय। पर्दा हटाकर ट्रे में चाय के कप लिए आयशा अंदर दाखिल हुई। उसने सलीके से अरीना अलवी को चाय सर्व की, फिर एक कप बनाकर खिड़की के पास खड़े काजिम के पास आई। आपकी चाय। वो उसे चाय का कप पकड़ा कर जाने लगी थी कि काजिम ने उसे रोक लिया। आयशा, आप यहीं रुकें। मगर वो उलझी। हम कॉन्फिडेंशियल बातें ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आप हमसे अलग नहीं हैं, वो नरमी से बोला तो आयशा ने गर्दन मोड़कर अरीना अलवी को देखा और उसकी आंखों में भी मस्बत इशारा देखकर वो वहीं एक सोफे पर खामोशी से बैठ गई। चीफ, तुम और तुम्हारी टीम जो कहें मैं करने को तैयार हूँ, बस किसी भी तरह से मेरी बच्ची को बचा लो। अरीना अलवी बोलते बोलते चुप हो गई कि लहजे में नरमी उतरने लगी थी। उसकी छोटी सी बेटी ने तो अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखी थी, वो ही तो उसका सब कुछ थी, और आज तारीख फिर अपने आप को दोहरा रही थी। उसकी शादी को बमुश्किल 4 माह हुए थे जब यही प्रोफेशन और इसका ईमानदार होना उसके शौहर की जान ले गया था, और अब बेटी नहीं। वो लरज़ उठी। आयशा का दिल उसकी बेबसी देखकर कांप उठा था। इतनी बड़ी जज अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ा रही थी। वो सोफे से उठकर अनीना के पास आई। अपने आंसू को मत रोकें, इन्हें बह जाने दें ताकि आप खुद को मजबूत कर सकें। मैं भी अपने शौहर के मर्डर के बाद बहुत रोई थी, तभी थोड़ा सब्र आया था। मर्डर? अरीना का दिल लरस उठा। उसने आयशा को देखा जो उसे देखी भाली सी लग रही थी। कहीं ये सब ये तो नहीं समझ रहे कि मेरी परीसा भी मारी जा चुकी है? उसका दिल एक बार फिर बुरी तरह से डूब कर उभरा था। काजिम, क्या मेरी बच्ची? उसकी आवाज़ भर आ गई। कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? लहजे में हज़ारों खशात लिए उसने सवाल किया कि इन इंटेलिजेंस वालों से कब कोई बात छुपी रहती है। नहीं योर ऑनर, कुछ नहीं छुपा रहा। इनफैक्ट परीसा बीबी के अगवा का भी आपसे ही पता चला है। आप प्लीज़ उल्टा सीधा मत सोचें। आपकी बेटी महफूज है, जिंदा है। वो दहशतगर्द की आज़ादी का टिकट है। उसे वो अपना काम मुकम्मल होने तक कुछ नहीं करेगा। चीफ काजिम पाशा ने तसल्ली दी। तो फिर अब तुम्हारा क्या प्लान है मिस्टर काजिम पाशा? अरीना अलवी ने खुद को संभालते हुए संजीदगी से पूछा। एक प्रॉब्लम है, वो अपने माथे को मसलता हुआ बोला। मुझे लगता है मैं आपकी मदद उस तरह से नहीं कर सकूँगा जैसे आप चाहती हैं। व्हाट? चीफ काजिम पाशा की बात सुनकर वो ज़ोर से चीख पड़ी। मुझे इस वक्त तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। पुलिस के पास मैं जा नहीं सकती, किसी इमरजेंसी को इन्वॉल्व नहीं कर सकती। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। वो गुस्सा भरी नज़रों से उसे देख रही थी, जिन्हें वो बखूबी समझ रहा था, और वो मदद भी करना चाहता था, लेकिन अलग तरीके से। योर ऑनर, हमारे डिपार्टमेंट में कई काली भेड़ें मौजूद हैं और ये केस बहुत हसास है। पूरे मीडिया की, यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया की निगाहें तक आपके इस ट्रायल पर हैं। मेरा या डिपार्टमेंट का इन्वॉल्व होना मुजरिमों को अलर्ट कर देगा। उन्हें फौरी पता चल जाएगा और ये परीसा की जान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा होगा।
उसने उसे हकाइक से आगाह किया। तो क्या हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहूं? अरीना अलवी घुर्राई। हमें किसी बाहर के आदमी की मदद लेनी होगी, काजिम ने संजीदगी से कहा। कौन? अरीना ने तेजी से पूछा। कायान सादी, वही परीसा कौन दहशतगर्दों की वादी से बाहिफाजत जिंदा सलामत निकाल कर ला सकता है, काजिम पाशा ने संजीदगी से कहा। कायान सादी? वो एजेंट? अरीना अलवी को एक झटका सा लगा था। वो तो मर चुका था। अरीना अलवी की सरसराती हुई आवाज़ उभरी थी। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये नावल और इसकी फर्स्ट एपिसोड? इस नावल की किस्त आपको हर पीर, बुध, जुमा और इतवार को पढ़ने को मिला करेगी। और अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे हर किस्त पर तो हम आपके लिए सरप्राइज़ एपिसोड भी ज़रूर लाया करेंगे। ये मुकम्मल नावल पहले ही लिखा जा चुका है, तो एक साथ लेट बिल्कुल भी नहीं होंगी इंशाल्लाह। तो फिर अब आप सबने बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स देना है, क्योंकि ये नावल आप ही की तो भरपूर फरमाइश पर शुरू किया जा रहा है। तो फिर जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां हम बहुत जल्द इसकी अगली एक साथ लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।